बच्चों, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है समी पांडे और मैं आपका स्वागत करता हूं आपके चैनल, प्यारे से चैनल देवदत्त एकेडमी में। हम आज से आपके क्लास 12th की एक एक चैप्टर्स को शुरू करते हैं फिजिक्स की। आज हम बात करेंगे अपने पहले चैप्टर के बारे में, जो है विद्युत आवेश एवं विद्युत क्षेत्र। ठीक है, तो आप लोग आराम से अपना कॉपी पेन निकाल लीजिए और अपना नोट्स बनाना शुरू कर दीजिए। ठीक है, चलिए। विद्युत आवेश एवं विद्युत क्षेत्र विद्युत स्थैतिकी के अंतर्गत आता है। विद्युत स्थैतिकी भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करते हैं जिन पर कुछ आवेश होता है। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि आवेश होता क्या है। ठीक है, तो आप लोग हेडिंग लगाइएगा आवेश। आवेश आवेश हम उस किसी वस्तु के उस गुण को कहते हैं, किसी द्रव्य का वह गुण जो विद्युत और चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है, उसे हम आवेश कहते हैं। या किसी वस्तु का वह गुण जिसकी वजह से वह स्थिर विद्युत बल का अनुभव करता है, उसे हम आवेश कहते हैं। ठीक है, तो आवेश का डेफिनेशन में हम लिख सकते हैं किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह विद्युत और चुंबकीय प्रभाव को उत्पन्न करता है, उसे आवेश कहते हैं। उसे आवेश कहते हैं। ठीक है, किसी वस्तु का वह गुण जिसकी वजह से वह विद्युत या चुंबकीय प्रभाव को उत्पन्न करता है, उसे हम आवेश कहते हैं। ठीक है, या फिर हम इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि किसी वस्तु का वह गुण जिसके वजह से वह स्थिर विद्युत बल का अनुभव करता है। अभी हम जैसे जैसे हमारा लेक्चर आगे बढ़ेगा हम समझेंगे कि स्थिर विद्युत बल क्या होता है, विद्युत क्षेत्र क्या होता है। ठीक है, तो किसी वस्तु का वह गुण जिसके वजह से वह स्थिर विद्युत बल का अनुभव करता है या जिसके कारण वह विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करता है, उसे हम आवेश कहते हैं। ठीक है, अब आवेश का मात्रक क्या होता है। सबसे पहले जाने मात्रक क्या होता है। जैसे हम कभी आटा लेने जाते हैं, जैसे हमसे मम्मी ने बोला कि जाओ आटा लेते आओ, तो हम मम्मी से हमारा पहला क्वेश्चन होगा कि मम्मी कितना केजी आटा लाएंगे। मम्मी ने बोला कि जाओ कोल्ड ड्रिंक लेते आओ बाजार से, मम्मी से क्या पूछते हैं हम, मम्मी कितना लीटर वाला, बोलते हैं ना। उसी तरह हम तुमसे बोले कि जाओ बाजार से आवेश लेते आओ, चार्ज लेते आओ, तो उसका भी एक मापांक होगा ना कि किस चीज में हम आवेश को मापेंगे, कैसे मापेंगे। तो इसी तरह आवेश का जो मात्रक होता है, इसका जो मात्रक होता है वह कूलाम होता है। क्या होता है? कूलाम। आवेश का जो मात्रक होता है वह कूलाम होता है। इसको जनरली हम सी से डिनोट करते हैं। ठीक है, चलिए, तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हो गया? ओके। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आवेश के गुण। ठीक है, आवेश के गुण। आवेश के कौन कौन से गुण होते हैं। ठीक है, तो आवेश के गुण आप लोग हेडिंग लगाइएगा। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों आवेश के प्रकार। ठीक है, तो आवेश दो प्रकार के होते हैं। आवेश के प्रकार। आवेश कितने प्रकार के होते हैं? आवेश बच्चों दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है धन आवेश एंड दूसरा होता है ऋण आवेश। ठीक है, धन आवेश मतलब कि पॉजिटिव चार्ज और ऋण आवेश मतलब कि निगेटिव चार्ज। आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक धन आवेश होता है और एक ऋण आवेश होता है।
क्लियर है? ठीक है, आगे हम बात करेंगे आवेश के गुण के बारे में। आवेश के कौन कौन से गुण होते हैं? तो आवेश के कुछ आप लोग हेडिंग लगाएंगे, आवेश के गुण। तो आवेश का पहला गुण होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे जो आवेश होता है वो क्वांटाइज्ड होता है। बेसिक जो गुण होता है यही होता है, आवेश का क्वांटीकरण जिसको हम बोलते हैं। आवेश के गुण आप लोग हेडिंग लगा के उसमें फर्स्ट हेडिंग लगाएंगे क्या? आवेश का क्वांटीकरण। आवेश का क्वांटीकरण, ठीक है, आवेश का क्वांटीकरण। हम समझते हैं कि आवेश का क्वांटीकरण क्या होता है। सारे मतलब डेफिनेशन तो लिखवा देते हैं हम लोग कि क्या होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे जो आवेश होता है वह एक निश्चित न्यूनतम संख्या का पूर्ण गुणक होता है, इसी को हम आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। आइए इसको थोड़ा डिटेल में हम समझते हैं कि आवेश के क्वांटीकरण का मतलब क्या होता है। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं आवेश के क्वांटीकरण के बारे में। पहले इसको डिफिनेशन लिख लेते हैं, फिर इसको हम अच्छे से समझते हैं। आवेश का क्वांटीकरण होता है किसी भी पदार्थ पर आवेश एक निश्चित न्यूनतम संख्या का पूर्ण गुणक होता है। पूर्ण गुणक होता है जिसे हम आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। आइए हम समझते हैं आवेश का क्वांटीकरण का बेसिक मतलब क्या होता है। ठीक है, हमने बचपन से पढ़ा है कि कोई भी जो एटम होता है, एटम के अंदर क्या होता है, एक न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस में क्या होता है, प्रोटॉन होता है ना। न्यूक्लियस में प्रोटॉन होता है और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं इसके अगल बगल क्या कर रहे होते हैं, चक्कर लगा रहे होते हैं। क्या कर रहे होते हैं, न्यूक्लियस के अगल बगल चक्कर लगा रहे होते हैं। चलिए इमेजिन करते हैं कोई हमारा एटम है, उस एटम में हमारे पास 10 प्रोटॉन हैं और इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 10 ही होंगे, क्योंकि किसी भी एटम पे जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है, जितना प्रोटॉन होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है। और इसी वजह से कोई भी एटम अपने आप में क्या होता है, एक न्यूट्रल होता है, वो चार्ज नहीं होता है। जब नॉर्मल स्टेज में रहेगा, जब सामान्य अवस्था में रहेगा तो वो चार्ज नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि जितने उसके पास प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही उसके पास क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, अब हमने क्लास 9वीं या 10वीं में आप लोग पढ़े होंगे कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो मूवेबल पार्टिकल होते हैं। इन्हें आवारा कण भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इन्हें हम जो न्यूक्लियस में प्रोटॉन बंधे होते हैं उनको तो हम नहीं निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन को हम एटम से बाहर निकाल भी सकते हैं और एटम में हम इलेक्ट्रॉन को डाल भी सकते हैं। आ रही बात समझ में? ठीक है, अब हम चूंकि जानते हैं कि हमें जो ये एटम है, इस एटम को हमको चार्ज करना है, मतलब कि आवेशित करना है। इसको आवेशित करने के लिए ये जो इक्वल इक्वल भाग में है कि 10 प्रोटॉन है और 10 ही इलेक्ट्रॉन है, हमें इसको खत्म करना होगा। यानी किसी एक को कम या बेसी करेंगे तभी जाके हमारा जो एटम होगा वो क्या होगा, चार्ज होगा। अब कैसे करेंगे, प्रोटॉन को तो हम टच भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि प्रोटॉन क्या होता है, न्यूक्लियस में एकदम दृढ़ता से बंधा हुआ होता है। हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन को कम या बेसी कर सकते हैं, कम या अधिक कर सकते हैं। चलिए मान लेते हैं कि हम क्या करते हैं, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन को हम निकाल देते हैं। अब हमारे एटम पे क्या बचा, 10 प्रोटॉन तो पहले से थे ही। अब हमारे एटम पे कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 9 इलेक्ट्रॉन आ गए। पहले 10 प्रोटॉन और 10 इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को खा जा रहे थे। अब क्या होगा कि यहां से जो 9 प्रोटॉन होगा, 9 प्रोटॉन जो होगा वो तो 9 इलेक्ट्रॉन को खा जाएगा। 9 प्रोटॉन जो होगा वो 9 इलेक्ट्रॉन को खा जाएगा। एक प्रोटॉन इस न्यूक्लियस पे बच जाएगा। अब इस एक प्रोटॉन को खाने के लिए कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। यहाँ पे 10 प्रोटॉन थे पहले से, 10 प्रोटॉन को तो हम छुएंगे नहीं, हमारे पास 10 इलेक्ट्रॉन थे। इस इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन को हमने क्या किया, निकाल दिया, हमने निकाल के फेंक दिया। अब हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 9 इलेक्ट्रॉन बचे।
अब ये 10 प्रोटॉन और 9 इलेक्ट्रॉन हो गए, यानी कि 9 प्रोटॉन 9 इलेक्ट्रॉन को तो खा जाएंगे, 9 प्रोटॉन 9 इलेक्ट्रॉन को खा जाएंगे, एक प्रोटॉन अधिक बच जाएगा। वो एक प्रोटॉन जो अधिक बच जाएगा वही इस पूरे एटम को क्या करेगा, चार्ज कर देगा अपने चार्ज के बराबर। आ रही बात समझ में? चलिए दूसरा कंडीशन हम लेते हैं। क्या दूसरा कंडीशन हम लेते हैं? यही हमारे जो 10 प्रोटॉन थे और 10 इलेक्ट्रॉन थे, इसमें हमने एक और इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दिया। पहले जो 10 प्रोटॉन थे और 10 इलेक्ट्रॉन थे, हम क्या कर रहे हैं, इसमें एक और इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दे रहे हैं। तो हम एक और इलेक्ट्रॉन को ऐड कर देंगे तो ये 10 प्रोटॉन और ये 11 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। इसका मतलब है कि ये जो 10 प्रोटॉन है और 10 इलेक्ट्रॉन प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, ये 10 इलेक्ट्रॉन 10 प्रोटॉन को खा जाएंगे। अब इस एटम पे क्या बचा, एक इलेक्ट्रॉन अधिक बचा कि नहीं बचा, एक इलेक्ट्रॉन अधिक बचा। अब इस इलेक्ट्रॉन को खाने के लिए कोई नहीं बचा है, ये इलेक्ट्रॉन आराम से इस पूरे एटम को चार्ज कर देगा। आ रही बात समझ में? यही इस केस में जो हम यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन निकाले थे, यदि हम यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए होते तो यहाँ पे हमारा 8 इलेक्ट्रॉन क्या हो गया होता, बचा होता। यानी कि 8 प्रोटॉन 8 इलेक्ट्रॉन को खाए होते और 2 प्रोटॉन हमारे पास बचा होता। इन सेकंड केस में यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन ऐड किए थे, यदि हम 2 इलेक्ट्रॉन ऐड किए होते तो यहाँ पे 12 इलेक्ट्रॉन होते। इस 12 इलेक्ट्रॉन को हम लिखते 10 इलेक्ट्रॉन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। अब ये 10 इलेक्ट्रॉन 10 प्रोटॉन को खाए होते और हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन बचते, अधिक 2 इलेक्ट्रॉन बचते। आ रही बात समझ में? कहने का तो तात्पर्य ये है कि किसी भी एटम पे जो निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की मात्रा है, निकलने या डालने वाली इलेक्ट्रॉन की मात्रा है, वो एक पूर्ण संख्या होती है। जैसे कि 1 2 3 ऐसी संख्या होती है। हम ऐसा नहीं कर सकते ना कि हम 1.5 इलेक्ट्रॉन डाल दें, हम 2.5 इलेक्ट्रॉन डाल दें, हम 2.25 इलेक्ट्रॉन डाल दें, 2.5 इलेक्ट्रॉन डाल दें, 2.34 इलेक्ट्रॉन डाल दें, 1 2 इलेक्ट्रॉन डालें और इसमें एक और आधा ऐसे तोड़ के इलेक्ट्रॉन डाल दें। इलेक्ट्रॉन हम निकालेंगे तो एक निकालेंगे पूरा, या डालेंगे तो एक डालेंगे पूरा। आ रही बात समझ में? तो इसीलिए बोलते हैं हम कि किसी भी पदार्थ पर आवेश एक निश्चित न्यूनतम संख्या का पूर्ण गुणक होता है। वो निश्चित न्यूनतम संख्या क्या होती है, ई होती है, इलेक्ट्रॉन की मात्रा होती है। जितने इलेक्ट्रॉन हम डालेंगे या जितने इलेक्ट्रॉन हम निकालेंगे, जितने इलेक्ट्रॉन हम एटम में डालेंगे या जितने इलेक्ट्रॉन हम एटम से निकालेंगे, हमारे एटम पे जो चार्ज की मात्रा होगी उतने ही इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर होगी, वो चाहे पॉजिटिव हो या निगेटिव हो। अब कब पॉजिटिव होगा कब निगेटिव होगा हम अभी थोड़ी देर में समझेंगे। पहले आप ये समझिए, यहाँ पे हम 2 इलेक्ट्रॉन निकाल रहे थे तो 2 प्रोटॉन के बराबर चार्ज मिल रहा था, 2 इलेक्ट्रॉन डाल रहे थे तो 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज मिल रहा था। यानी कि जो भी हमारा चार्ज एटम हो रहा है वह ई का परफेक्ट मल्टीपल है, ई का 2 यहाँ पी का 2। आ रही बात समझ में? यानी कि जितने इलेक्ट्रॉन हम डाल रहे हैं उसी का परफेक्ट मल्टीपल मिल रहा है हमको। इसी को हम कहते हैं आवेश का क्वांटीकरण। क्लियर है कि किसी भी पदार्थ पे जो हमारा चार्ज होगा वह एक निश्चित संख्या का, जो निश्चित संख्या क्या है, ई है, इसका परफेक्ट मल्टीपल होता है। परफेक्ट मल्टीपल मतलब कि 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे ऐसे सब होते हैं। ऐसा नहीं होगा कि 1.5 गुणे हम कर देंगे, 2.34 गुणे हम कर देंगे, ऐसा सब नहीं होता है। इसी को हम आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। क्लियर है बातें? जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। हो गई? ठीक है। अब यहां से हम क्या करते हैं कि एक फॉर्मूले को जनरेट करते हैं कि किसी एटम पे चार्ज है कितना, ये जानने के लिए हम एक फॉर्मूला जनरेट करते हैं जो आवेश के क्वांटीकरण के नीचे ही आप लोग लिख लेंगे कि किसी भी एटम पे जो चार्ज होगा, जो Q की मात्रा होगी, Q को हम चार्ज को Q से नोट करते हैं, जो Q की मात्रा होगी वो E की तो मल्टीपल होगी, हमने अभी बताया E की मल्टीपल होगी, E की मल्टीपल होगी। कितनी मल्टीपल होगी? जितने इलेक्ट्रॉन हम डाले होंगे या जितने इलेक्ट्रॉन हम निकाले होंगे। यानी कि मान लो कि यदि हम n इलेक्ट्रॉन डाल रहे हैं या n इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं तो n इंटू उतना E। 2 इलेक्ट्रॉन डाल रहे थे तो 2 E आ रहा था, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल रहे थे तब भी 2 E आ रहा था। तो जो Q की मात्रा होती है वो n इंटू E होती है। ये होता है हमारा फॉर्मूला। क्या? जब हम किसी एटम से n इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं या n इलेक्ट्रॉन डाल देते हैं तब हमारे उस एटम पे कितना चार्ज होगा, इसकी मात्रा को हम डिनोट करते हैं Q = NE से। ठीक है, चलिए अब हम थोड़ा समझ लेते हैं कि E की वैल्यू कितनी होती है।
ई फॉर होता है इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, ठीक है। तो हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों चार्ज पार्टिकल होते हैं, दोनों पे इक्वली चार्ज होता है, बस साइन अपोजिट होता है। इलेक्ट्रॉन जो होता है, इलेक्ट्रॉन जो होता है यह ऋणावेशित होता है, इलेक्ट्रॉन जो होता है वह ऋणावेशित होता है और इस पे चार्ज की मात्रा होती है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज की मात्रा होती है वो -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होती है। वही जो हमारा प्रोटॉन होता है यह एक धनावेशित होता है, यह एक धनावेशित होता है और इस पे जो चार्ज की मात्रा होती है सेम इतना ही होती है, लेकिन ये 1.6 पॉजिटिव 1.6 होती है इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। इससे हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो निगेटिवली चार्ज होता है और प्रोटॉन जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है। क्लियर है? चलिए आइए इस पे हम एक न्यूमेरिकल्स करते हैं अच्छा सा। हमारा क्वेश्चन है एक चालक पर 8 × 10⁻⁻7 कूलाम ऋण आवेश है, इस पर सामान्य अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉन अधिक या कम है। चलिए आइए पहले हम थोड़ा हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, उससे पहले हम जान लेते हैं कि कोई एटम कब ऋण आवेशित होता है और कब धन आवेशित होता है, ठीक है। तो अभी हमने समझा कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो निगेटिवली चार्ज होता है और प्रोटॉन जो होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, ठीक है। मान लीजिए हमारे पास ये एटम है, इस एटम पे 10 प्रोटॉन है और 10 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब ये क्या था, क्योंकि दोनों पे तो सेम सेम चार्ज होता है, तो जितने प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होंगे और दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव मिलकर एक दूसरे क्या कर देंगे, कट कर देते थे, ठीक है। चलिए मान लेते हैं यदि हम इसमें से एक इलेक्ट्रॉन को हम निकाल दें, हमने इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, कम कर दिया। इस एटम से हम एक इलेक्ट्रॉन को निकालने का मतलब है कि हमने इलेक्ट्रॉन को कम कर दिया। अब हम इलेक्ट्रॉन जब कम कर देंगे तो हमारे इस एटम पे बचेंगे 10 प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन कम करने की वजह से हमारे इस एटम पे बचेंगे 9 इलेक्ट्रॉन। ये 9 इलेक्ट्रॉन सिर्फ 9 प्रोटॉन को ही खत्म कर पाएंगे, एक प्रोटॉन इसका बच जाएगा, ठीक है। 9 इलेक्ट्रॉन 9 प्रोटॉन को खत्म कर पाएंगे, एक प्रोटॉन बच जाएगा इस एटम का। एक प्रोटॉन बचने का मतलब है कि ये जो एटम होता है वो एक प्रोटॉन के बराबर चार्ज होगा और प्रोटॉन कैसा चार्ज होता है, धन आवेशित होता है। तो प्रोटॉन धन आवेशित होने की वजह से ये पूरा पूरा जो एटम होगा वो धन आवेशित हो जाएगा। आ रही बात समझ में? यदि हम यही क्या किए होते कि एक इलेक्ट्रॉन निकाले नहीं होते, एक इलेक्ट्रॉन डाल दिए होते, तो एक इलेक्ट्रॉन डालने की वजह से हमारे पास प्रोटॉन तो 10 ही थे, लेकिन हमारे पास इलेक्ट्रॉन हुए होते 11, यानी कि जो 10 प्रोटॉन होते वो 10 इलेक्ट्रॉन को खा जाते और एक इलेक्ट्रॉन इसके पास एक्स्ट्रा बच जाता। अब ये एटम जो होता वो एक इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज होता और एक इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज होने का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन कैसे चार्ज होता है, ऋण आवेशित होता है। तो ये जो हमारा एटम होता वो ऋण आवेशित होता। कहने का तात्पर्य ये है, आप लोग नोट में लिख सकते हैं कि जब भी किसी एटम पे इलेक्ट्रॉन सामान्य अवस्था 10 थी, सामान्य अवस्था से अधिक होंगे, जब भी किसी एटम पे इलेक्ट्रॉन मतलब कि नेगेटिव माइनस वाले, जहां पे माइनस ज्यादा होगा, जहां पे माइनस ज्यादा होगा यानी कि सामान्य अवस्था से इलेक्ट्रॉन अधिक होंगे, तो जहां पे माइनस ज्यादा होगा वहां पे चार्ज कैसा होगा, माइनस में होगा, और जहां पे माइनस कम होगा वहां पे चार्ज प्लस में होगा। क्लियर है? ठीक है। तो नोट में आप लिखेंगे क्या कि जब किसी परमाणु पर इलेक्ट्रॉन सामान्य अवस्था से अधिक हो तो वह परमाणु कैसा होगा, सामान्य अवस्था से अधिक हो, यानी कि इलेक्ट्रॉन अधिक है। इलेक्ट्रॉन कैसे चार्ज होते हैं, निगेटिव, यानी कि निगेटिव अधिक है, तो एटम भी निगेटिव चार्ज होगा। निगेटिव अधिक है यानी कि निगेटिव चार्ज।
तो वह परमाणु ऋणावेशित होगा। ठीक है, चलिए सेकंड नोट हमारा क्या है? हमारा सेकंड नोट है कि जब किसी परमाणु पर, नोट सेकंड है, जब किसी परमाणु पर इलेक्ट्रॉन सामान्य अवस्था से कम हो, जब किसी परमाणु पर इलेक्ट्रॉन सामान्य अवस्था से कम हो तो वह परमाणु धनावेशित होगा। क्लियर है? चलिए अब हम करते हैं एक न्यूमेरिकल्स अच्छा सा। तो हमारा क्वेश्चन था, एक चालक पर 8 × 10⁻⁷ कूलम ऋणावेश है। इस चालक पर सामान्य अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉन अधिक या कम है? क्लियर है? चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग। ठीक, हमारा क्वेश्चन है क्या? क्वेश्चन नोट कीजिएगा। क्वेश्चन है, एक चालक पर 8 × 10⁻⁷ कूलम ऋण आवेश है। एक चालक पर 8 × 10⁻⁷ कूलम ऋण आवेश है। इस पर सामान्य अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉन अधिक या कम है? कितने इलेक्ट्रॉन अधिक या कम है? चलिए हमने अभी आपको नोट लिखवाया बहुत अच्छा सा कि जब भी किसी एटम पे जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अधिक होते हैं, जब इलेक्ट्रॉन अधिक होंगे, इलेक्ट्रॉन मतलब कि माइनस अधिक होगा तो एटम होगा निगेटिव चार्ज, और माइनस कम होगा यानी कि इलेक्ट्रॉन कम होगा तो इलेक्ट्रॉन होगा, सॉरी एटम होगा हमारा पॉजिटिव चार्ज। तो हम कह रहा है कि जो एटम है, ये एटम ऋण आवेशित है। कैसा है? इतने कूलम का ऋण आवेश है। तो ऋण आवेश होने का मतलब क्या है? हमारे इस एटम पे ऋण आवेश अधिक है यानी कि माइनस अधिक है। माइनस अधिक है यानी कि इलेक्ट्रॉन अधिक है। तो हमारे सेकंड क्वेश्चन का तो जवाब मिल गया। हमारे उस एटम पे क्या है? इलेक्ट्रॉन अधिक है, कम नहीं है। अब कितने हैं हमको ये निकालना है। तो कितने हैं के लिए हमने अभी फॉर्मूला लिखा था Q = Ne। Q = Ne, जहां N है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की संख्या। हमको यही तो ज्ञात करनी है ना, इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है कि ये इतना चार्ज देगा। ठीक है, Q का वैल्यू दिया है आपको आवेश। आवेश कितना दिया गया है? 8 × 10⁻⁷। इन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने हैं कितने अधिक हैं। E का वैल्यू होता है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻19। अभी लिखवाएं। N की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे? N = हो जाएगा आपका 8 × 10⁻⁷ डिवाइडेड बाई 1.6 × 10⁻⁻19। ठीक है, 1.6 5 जा 8, ये -19 ऊपर जाएगा आपका, -19 ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 5 × 10⁻⁷ प्लस 19। N = हो जाएगा आपका 5 × 10⁻19 - 7 कितना हो जाएगा? 12। 5 × 10⁻, जो 12 होंगे, इतने इलेक्ट्रॉन्स आपके एटम पे नॉर्मल स्टेज से क्या होंगे? अधिक होंगे। देखिए आप यहां से समझ सकते हैं ऋण आवेशित है। ऋण आवेश मतलब कि निगेटिव ज्यादा है। निगेटिव आवेश कौन होता है? इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है आपके सेकंड क्वेश्चन का। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड आउट करने के लिए आप ये फॉर्मूला लगाएंगे Q = Na, आपको ये मिल जाएगा। ठीक है,
चलिए एक क्वेश्चन हम बोलते हैं, आप लोग घर से ट्राई कीजिएगा, नहीं आएगा तो आप लोग कमेंट में कर लीजिएगा। क्वेश्चन है, एक धातु के टुकड़े पर 1 नैनो कूलाम आवेश स्थापित करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन धातु के टुकड़े से स्थानांतरित करने होंगे। क्वेश्चन है, क्वेश्चन नोट कीजिएगा। क्वेश्चन नोट कीजिएगा, एक धातु के टुकड़े पर एक धातु के टुकड़े पर एक धातु के टुकड़े पर 1 नैनो कूलाम आवेश स्थापित करने के लिए प्लस 1 नैनो कूलाम एक धातु के टुकड़े पर प्लस 1 नैनो कूलाम आवेश स्थापित करने के लिए आवेश स्थापित करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन धातु के टुकड़े से स्थानांतरित करने होंगे। कितने इलेक्ट्रॉन धातु के टुकड़े से स्थानांतरित करने होंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, धातु के टुकड़े पर हमको चार्ज कितना करना है, 1 नैनो कूलाम। 1 नैनो कूलाम में होता है आपका 1 × 10⁻⁹ कूलाम। ये -9 का मतलब ये नहीं है कि चार्ज निगेटिव है। चार्ज निगेटिव तब होगा जब यहाँ पे माइनस लगा होगा। क्लियर है, तो यहाँ पे हमारे को माइनस नहीं दिया गया है, हम यहाँ पे हमको पॉजिटिव दिया गया है। कहने का मतलब क्या है कि हमारा जो धातु का टुकड़ा है वो धन आवेशित है, पॉजिटिवली चार्ज है। धन आवेश होने का मतलब है, धन आवेश होने का मतलब है कि धन ज्यादा है, प्रोटॉन ज्यादा है, पॉजिटिव ज्यादा है। और प्रोटॉन ज्यादा होगा यानी कि इलेक्ट्रॉन कम होंगे। तो हमको बेसिकली आंसर देना होता है इलेक्ट्रॉन के टर्म में। तो प्रोटॉन ज्यादा है मतलब इलेक्ट्रॉन कम है। अब आपके 2 भाई हैं, 2 भाई में से आपका जो भाई है छोटा वाला वो आपसे लंबा है, तो ये तो हम कह सकते हैं ना कि आप दोनों भाई में छोटे हैं, आपकी हाइट दोनों भाई में छोटी है। वही बात है कि जब प्रोटॉन ज्यादा हुआ तो इसका मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी कम हो गया। तो हमको जो नंबर्स बताने होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स के बताने होते हैं कि इलेक्ट्रॉन ज्यादा है या इलेक्ट्रॉन कम है। क्लियर है, ठीक है। तो बच्चों हम आपकी आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। ठीक है, मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में। तब तक आप लोग पढ़ाई कीजिए और इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में कर दीजिएगा। थैंक यू।